राधेश्याम सरस्वती शिशु मंदिर, इंटर कॉलेज, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा नवम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये यूट्यूब चैनल में इस अध्याय में आपका स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा नवम, उप विषय इतिहास, प्रकरण वन्य समाज और उपनिवेशवाद। कक्षा नवम में यह अपना अध्याय 4 है। इसमें सबसे पहले हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपस में। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उनमें हमें कोई ना कोई लकड़ी का सामान अवश्य दिखाई देता होगा। इसमें हम जो ये लकड़ी के सामान बनाते हैं, इसके लिए हम सब कोई ना कोई लकड़ी कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं। अपने आसपास की वस्तुएं जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं, उन पर अगर हम दृष्टि डालेंगे, ध्यान देंगे, तो हमें दिखाई देगा कि हम ये जो कागज़ है, जो हम किताब पढ़ रहे हैं, उसमें भी जो कागज़ लगा हुआ है वह भी हमें किसी वन्य लकड़ी से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार मेज़, कुर्सी और खिड़की, दरवाजे जो हमारे विद्यालय के बने हुए हैं वो भी लकड़ी के बने हैं। इन पर जो पेंट करते हैं या और अन्य चीज़ें जो हमें प्राप्त होती हैं वो सब वनों से ही प्राप्त होती हैं। मसाले और ये जो स्मोकिंग करते हैं लोग, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी के पत्ते जो है ये वनों से ही प्राप्त होते हैं। गोंद, शहद और कॉफ़ी, चाय, रबड़, यहाँ तक कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं। ये वन्य समाज इसी पर आधारित है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से लेकर सन 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर पर खेतीबाड़ी, चरागाह व ईंधन के लिए साफ कर दिया गया था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उसी प्रकार से वनों को साफ किया गया और वनों में खेती करने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई गई। जनसंख्या बढ़ने पर उसको सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे मकान, रहने के लिए मकान चाहिए, घर बनाने के लिए जो है उनको ईंट, सीमेंट और लकड़ी चाहिए, तो वो सब वनों से प्राप्त करते हैं। और उस ज़मीन को जहाँ पर वो मकान बना रहे हैं उस ज़मीन को भी हम वनों को काट करके उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार से वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वन्य समाज हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, वनों का विनाश क्यों। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। अर्थात अगर हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए हमें वनों को काटना पड़े, लकड़ी के लिए हमें वनों को काटना पड़े। जैसे शुरू में जब रेल का प्रारंभ हुआ था, उस समय रेलवे में स्लीपर बनाए गए थे। रेल की लाइन के नीचे स्लीपर लगाने के लिए लकड़ियां काटी गई थी, वो वनों से ही प्राप्त होती थी। जनसंख्या बढ़ने पर घर बनाने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ी, तो वो भी हमें वनों को काट करके ही बनाना पड़ा। उसके बाद हमें जो लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए भी वनों को काटना पड़ा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उसके लिए रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है या खेती करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो जब जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर ही उस ज़मीन को काट करके खेती योग्य बनाया जाता है। इसी प्रकार आगे आता है, ज़मीन की खुशहाली के लिए भी कुछ हमें करना पड़ेगा। सन 1600 में भारत में कुल भूभाग के एक से छठे भाग पर ही खेती होती थी, परंतु धीरे धीरे बढ़ते हुए आवश्यकता के अनुसार आज हम आधे भाग पर खेती करते हैं। आबादी के साथ साथ खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगती है, मांग बढ़ती रहती है। मांग बढ़ने पर खेती का भी विस्तार होता है और हमें वनों को काट करके ज़मीन को भी उसमें उपयोगी बनाया जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार अर्थात विदेशी लोग भी अपने देश में आए। उन्होंने भी उस विदेशी सरकार ने भी, विदेशों की जो सरकार आई, उन्होंने भी जंगलों को कटवाया और उन पर बहुत सारी बातें, मतलब उनको अपने प्रयोग में लाए। इस प्रकार से अनेक
उनके अनुसार अधिक से अधिक वनों को काटकर खेती करके राजस्व की बढ़ोतरी की जाए। इस कारण सन 1880 से 1920 के बीच में खेती करने के लिए 67 लाख हेक्टेयर ज़मीन को वनों को काट करके 67 लाख हेक्टेयर ज़मीन को वनों के खेती के योग्य बनाया गया। इस प्रकार इससे आगे फिर सन 1850 के दशक में, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1853 में रेल का प्रारंभ हुआ। रेल गाड़ी सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो सन 1853 में चली और 1853 में मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई। उससे पहले रेल चलाने के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया, अर्थात 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार के लिए बहुत सारी लकड़ियों की मांग हुई और बहुत सारी लकड़ियां काटी गई। इसके लिए 1 मील लंबी रेलवे लाइन बनाने के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। स्लीपर जो होते हैं वो रेलवे लाइन के नीचे उसको पटरी को जोड़ने के लिए लकड़ी के लट्ठे लगाए जाते हैं, जिससे कि वो रेलवे लाइन अपनी जगह मजबूती से जमी रहे और उसी प्रकार से वह कामयाब हो सके। इस प्रकार रेल के स्लीपरों को बनाने के लिए एक स्लीपर एक पेड़ से लगभग 2 से 5 अर्थात 3 से 5 तक स्लीपर एक पेड़ से बनते थे। 1860 के दशक में भारत में रेलवे लाइनों की तेज़ी आई और 1890 तक 25,500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनें बिछा दी गई, अर्थात 40 साल में ही बहुत लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। उसमें जितने भी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी वो वनों की लकड़ी से ही काटे जाते थे। 1890 तक आते आते 25,500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। 1890 के बाद 1946 तक इनकी लंबाई 7,65,500 किलोमीटर हो गई, जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। अकेले मद्रास में ही इन काम के लिए 1850 के दशक में 35,000 पेड़ प्रति वर्ष काटे गए, जिनसे स्लीपर बनाए जाते थे। फिर जब ये देखा गया कि स्लीपर बनाने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनके स्थान पर नए पेड़ भी लगाए गए और इस प्रकार से वनों का विनाश होता चला गया और वन कम हो गए, परंतु नए पेड़ कम लगाए गए, पनपे भी बहुत दिनों में। इस प्रकार से उनका जो है बहुत ह्रास हुआ। फिर आया बागान। वन्य समाज भी जो है ये जो वन का उपयोग किया गया बागानों के लिए भी किया गया। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए बागान लगाए गए और उसके लिए भी जंगल काटे गए। जो चाय कॉफ़ी के बाग लगाए जाते हैं वो इसे ऐसे स्थान पर लगाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा भी होती रहे और पानी भी ना रुके। अगर पानी रुकता है वहाँ पर तो उनकी जड़ें गल जाती हैं, इसलिए उनको लगाने के लिए ढालू ज़मीन पर जो बागान लगाए जाते थे वहाँ से भी वन को काटा गया, वनों को साफ करके और उसको लगाया गया। उसके बाद आता है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। इसी कड़ी में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हुई। एक इंग्लैंड के बेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सहयोग दिया। इस प्रकार 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जो इसका कार्यालय देहरादून में है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रकार के वनों को काटा गया। 1878 के अधिनियम में वनों की 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और जंगली वन। अर्थात आरक्षित वन का मतलब है वहाँ पर कोई भी बिना किसी अनुमति के लकड़ी नहीं काट सकते थे, और सुरक्षित वन वहाँ पर अनुमति लेकर के पहले वनों को काटा जा सकता था, लकड़ियों को काटा जा सकता था। कुछ क्षेत्र ग्रामीण वनों के नाम से बनाए गए, जहाँ से ग्रामीण अपनी ईंधन की लकड़ी के लिए
ईंधन के लिए लकड़ी ले सकते थे और अपने पशुओं के चारे के लिए घास भी काट सकते थे। इस प्रकार के 3 क्षेत्र बनाए गए। आगे आता है वनों से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। वन्य इलाकों में लोग लकड़ियां तो लेते ही थे, कंदमूल, फल, पत्ते आदि भी वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। दवाओं के लिए जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल, लकड़ी का प्रयोग, हल जैसे खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता है। अपने घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं चारपाई के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी हमें वनों से ही लकड़ी प्राप्त होती है। अब खेती के जो औजार, अनेक प्रकार के औजार बनाए जाते हैं। हल है, इस प्रकार पटरा है जिससे हम खेती में उपयोगी होते हैं। दराती, फावड़े, इस प्रकार की जो ये है और जो लकड़ी के बनाए जाते हैं, वनों की लकड़ियों का उपयोग होता है। खाना पकाने और घरों में रोशनी करने के लिए जो महुए का तेल होता है उसको उपयोग में लाया जाता है। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद गांव के लोग अपनी ज़रूरतों की वस्तुएं वनों से नहीं ले सकते थे क्योंकि उनको आरक्षित कर दिया गया था। अगला पॉइंट आता है वनों के नियमन से खेती का प्रभावित होना। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। घुमंतु कृषि के लिए जंगलों के कुछ हिस्सों को काटकर जलाया जाता है, फिर उस जगह पर जो राख इकट्ठी होती है उसमें बीज बो दिए जाते हैं और उन बीजों पर ओस पड़ने से वे बीज अंकुरित होकर के उनके पौधे बन जाते हैं। इस प्रकार से 1-2 साल वहाँ पर खेती की जाती है और फिर उस ज़मीन को, उस क्षेत्र को 12 से 18 वर्ष के लिए फिर छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती को झूम खेतु या घुमंतु खेती कहते हैं। सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगा दी। इस प्रकार घुमंतु खेती के साथ साथ वनों को नुकसान पहुंचाने के भी कई समाचार उससे मिल रहे थे। इसलिए घुमंतु खेती पर रोक लगा करके आगे की अगला पॉइंट आता है शिकार की आज़ादी। वनों के आसपास रहने वाले लोग वनों से जंगली जानवरों का शिकार करते थे। वन अधिनियम के बाद यह सब बंद करा दिया गया और उनको जो है अंग्रेज़ों की नज़र में बड़े जानवरों का शिकार करना समाज के लिए हिंसक प्रतीक चिन्ह थे। हिंसक जानवरों के मारने पर उनको इनाम भी दिया जाता था। इस प्रकार से हिंसक जानवर मारे गए और अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। सन 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया। शिकार के जो अन्य इनके अलावा जो और शिकार लोग करते थे उस पर प्रतिबंध था, परंतु ये हिंसक जानवरों को मार करके उनको वनों को सुरक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी सुरक्षित करना, इसलिए उनको इनाम घोषित किया गया। नए व्यापार, नए रोजगार, नई सेवाएं। वन कानून बनने से कुछ लोगों को व्यापार का लाभ मिला। कई समुदाय अपनी परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया और सरकार ने चरवाहों और घुमंतु समुदायों पर भी रोक लगा दी। उन्हें अपराधी कबीले कहा जाने लगा। इस काल में कुछ महिलाएं, पुरुषों व बच्चों को भी चाय के बागानों में नौकरी पर रखा गया। अर्थात अपराधी कबीले से मतलब यहाँ पर यह है कि जो चोरी छिपे से वनों में नुकसान करते थे, अर्थात लकड़ी काटते थे, उनको बेचते थे। जो चंदन जैसी लकड़ियाँ जो महंगी होती थी उनको काट करके अपने फ़ायदे के लिए उनको विदेशों में भेजते, उनको निर्यात करते, तो उनको अपराधी कबीले कहा गया। अब जो वहाँ के रहने वाले निवासी थे उनको वनों से जब वंचित कर दिया गया तो उनको रहने खाने और की समस्या आई, तो इसलिए वहाँ के जो
कुछ पुरुष बच्चों व महिलाओं को भी चाय के बागानों में या अन्य कामों पर रखा गया, जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके और उनको जो है इसके लिए बेकार न रहना पड़े। फिर इसके बाद आता है वन विद्रोह। भारत और संपूर्ण विश्व में वन समुदायों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के खिलाफ बगावत कर दी। कुछ गांवों के लोग जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखने लगे। चौकीदार को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, परंतु वे अपने घर से, प्रत्येक घर से थोड़ा थोड़ा अनाज उनको दे करके चौकीदार का भी ठीक से व्यवस्था हो जाती थी, जिसे वेतन के रूप में हर एक घर से अनाज दिया जाने लगा। ये चौकीदार के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद आता है लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने पर घुमंतू खेती पर रोक लगा दी, तो शिकार और वन्य उत्पादों के संग्रह पर भी पाबंदी हो गई। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखे कि जो लोग इन वनों में लकड़ी काटेंगे या इनसे कुछ अपने पशुओं को चराएंगे तो उनको पहले अनुमति लेनी होगी और उसके लिए उनको कुछ टैक्स भी देना होगा। कुछ लोगों को काम के लालच में तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी रखा गया, जिससे कि ये इन वनों को देख रेख करते रहे कोई, जिससे कि अन्य लोग इसमें कुछ गड़बड़ी न फैला सकें, इसलिए वहाँ पर उनको रखा गया। जावा के जंगलों में बदलाव। इंडोनेशिया देश में जावा एक स्थान है। वहाँ के वनों में भी कानूनों में कई समानताएं थी। अंग्रेज़ों की तरह वे भी जहाज़ बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे, अर्थात जो पानी में चलने वाला जहाज़ होता है वह भी, उसमें जो लकड़ी प्रयोग होती है वो जावा के जंगलों से मंगाई जाती थी। उसमें भी उन्होंने जो है प्रतिबंध लगाए और उसको पर भी पहले परमिशन लेकर के उस लकड़ी को काटने की अनुमति दी गई। फिर उसके बाद आता है जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। सन 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को वहीं पर दबा दिया गया, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। डच वैज्ञानिक वानिकी भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी गई। सन 1882 में अकेले जावा में ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया, जो इस वनों के विनाश के लिए भारी संख्या में था। इसके बाद आता है सामीन चुनौती। सन 1907 तक 3,000 परिवार सामीन के विचारों को मानने लगे। डचों ने जब इसका सर्वेक्षण किया तो उन्होंने इनका विरोध किया और इस प्रकार से वनों में जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने वन के जो अधिनियम बनाए गए थे उन पर रोक लगाई। युद्ध और विनाश। अब युद्ध और वन विनाश, जब ये युद्ध होते थे, जैसे सन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उस समय देखा गया कि जो वनों का विनाश हुआ है उसमें युद्ध के समय बहुत सारी जो है क्षति हुई। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। जावा पर जापानियों ने कब्जे से पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, अर्थात जब वो विश्व युद्ध चल रहे थे उसमें कुछ सैनिक रहते थे, तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने उन वनों को जलाया और उनको एक तरह से वनों को नष्ट कर दिया। तो उनको ऐसा इसलिए किया उन्होंने कि जो इसमें सैनिक छुपे हुए हैं वहाँ से बाहर निकलें और वे यहाँ पर हमला न करें। आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे कि वे जापानियों के हाथ न लग पाएँ। अगला पॉइंट आता है वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीति के चलते
बार बार टकराव पैदा होते हैं। इसलिए इसका परिणाम स्वरूप जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। इस प्रकार ये पाठ आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद पूर्ण हुआ। इसमें आपको एक होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य, कि अपने देश में होने वाले वनों के नाम लिखिए। अपने देश में जो कई प्रकार के वन होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं और उनसे हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं ये भी आपको लिखना है। धन्यवाद।